जोहर साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। भारत सरकार ने 16 जून 2025 को 2027 की जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसमें जाति शब्द स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया है, जिस कारण से यह नोटिफिकेशन विवाद का विषय भी बन गया है। जब इतना हल्ला हुआ कि इस बार जातिगत जनगणना होगा, उसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का उल्लेख नहीं होना, यही शक के दायरे में उस नोटिफिकेशन को पब्लिक की नज़र में रख रहा है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में केवल सामान्य जनसंख्या की जनगणना का उल्लेख है। इसमें यह नहीं बताया गया कि जातिगत जनगणना का अलग विवरण जो जाति आधारित आंकड़े जुटाएगी, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जातिगत जनगणना पहले से होती आई है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की गणना के लिए जातिगत जनगणना निहायत ही जरूरी है। जनगणना के नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का उल्लेख नहीं होने से एक संशय लोगों में उत्पन्न हो गया है कि क्या केंद्र सरकार सिर्फ बिहार का चुनाव का ध्रुवीकरण करने के लिए ही तो सिर्फ यह जुमला नहीं फेंक रही है। इसी कारण से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा का जातिगत जनगणना का वादा सिर्फ एक दिखावा मात्र है। जनगणना का नोटिफिकेशन में गंभीरता एवं पारदर्शिता की कमी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ऐसे नोटिफिकेशन से सरकार के नीयत में लोगों को खोट नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार कथित रूप से दबाव में तो झुकी जरूर, लेकिन अधिसूचना में सही जानकारी शामिल नहीं की। साथ ही बजट भी बहुत ही सीमित यानी 570 करोड़ ही रखा गया। हालांकि पीआईबी, जो कि भारत सरकार का प्रेस सूचना कार्यालय है, ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट पहले ही जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे चुकी है और इसे 2027 की जनगणना में शामिल किया जाएगा। वहां से यह भी स्पष्ट किया गया कि सोशल मीडिया पर यह सूचना गलत है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी और अधिसूचना की औपचारिक भाषा में इतना बड़ा अंतर से यह दर्शाता है कि अभी यह केवल एक प्रशासनिक घोषणा है, नीति निष्पादन का अंतिम प्रसंग नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि जातिगत जनगणना को लेकर और अधिक स्पष्ट जानकारी मिलने की संभावना तो है ही। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, सपा और डीएमके जैसी पार्टियां खुलकर जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। ऐसे माहौल में सरकार के लिए अस्पष्टता बनाए रखना मुश्किल है। हमें पता ही है कि केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने की मंजूरी कैबिनेट स्तर पर पहले ही दे दी है, यानी तकनीकी रूप से प्रक्रिया चालू है, सिर्फ सार्वजनिक दस्तावेजों में उसे स्पष्टता से शामिल करना बाकी है। ज्ञात हो, जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने 570 करोड़ का बजट आवंटित किया है और इस फंडिंग का सही उपयोग दिखाने के लिए सरकार को पारदर्शिता दिखानी ही होगी। इसी जातिगत आंकड़े से आने वाले समय में आरक्षण, महिला आरक्षण, संसदीय क्षेत्रों का पुनर्गठन यानी परिसीमन जैसे मुद्दे उठेंगे और राजनीतिक दल इन आंकड़ों पर आधारित रणनीति बनाएंगे। इसलिए भी जनगणना से पहले पारदर्शिता जरूरी है। हालांकि यह पहले से स्पष्ट है कि जनगणना में जातियों की सूची तय करना एक अत्यंत जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है, क्योंकि भारत में जातियों की संख्या हजारों में, यहाँ तक कि लाखों में है और अलग अलग राज्यों में एक ही जाति अलग अलग नामों या वर्गों से जानी जाती है। इस मामले में सरकार आमतौर पर ओबीसी, एससी और एसटी की सूची को आधार मानती है। पहले वाले वीडियो में मैंने संभावना व्यक्त किया था कि इस बार सूची या विकल्पों के साथ जाति दर्ज करने का निर्देश सरकार दे सकती है। 2011 के सर्वेक्षण में भी कास्ट कोड डायरेक्टरी बनाई गई थी, जिसमें हजारों जातियों को एक कोड दिया गया था। ऐसा लगता है कि इस जनगणना में इस प्रणाली फिर से उपयोग में लाई जा सकती है, जिससे हर जाति को एक यूनिक कोड मिलेगा और मिलते जुलते जातियों को क्लब या अलग अलग करने का निर्णय लिया जा सकेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग राज्यों से सुझाव ले सकता है कि किन जातियों को शामिल किया जाए और कैसे वर्गीकृत किया जाए। कुछ राज्यों ने जातियों की विस्तृत सूची स्वतंत्र रूप से भी तैयार कर दी है, जैसे कि बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक, क्योंकि इन राज्यों में जातिगत सर्वे हो चुके हैं। इसे केंद्रीय डेटाबेस में एकीकृत किया जा सकता है। भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास पुराना है।
1871 में ब्रिटिश काल में पहली जनगणना हुई थी। इसमें पहली बार जातियों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया गया था। इसका प्रशासनिक उद्देश्य कर निर्धारण करना, सैन्य भर्ती और सामाजिक नियंत्रण था। 1901 में ब्रिटिश अफसर हर्बर्ट रिस्ले ने जातियों को सोशल रैंकिंग के आधार पर बांटा। जातियों को वर्ण व्यवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि। यह नीति भारी विवाद का कारण बना था और इसे जातिगत भेदभाव को संस्थागत बनाने के कारण के रूप में देखा गया। 1931 की जनगणना जातीय आधार पर अंतिम व्यापक गणना थी, जिसमें सभी जातियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि की संख्या दर्ज की गई। यही जनगणना 1931 के आंकड़े आज भी ओबीसी आबादी का प्रतिशत करीब 52% बताने के लिए सबसे ज़्यादा उद्धृत की जाती है। 1941 की जनगणना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अधूरी रही। डेटा इकट्ठा तो हुआ लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया, जिस कारण जातिगत आंकड़े भी अधूरे और असंगठित ही थे। 1951 से 2011 तक जातिगत जनगणना बंद ही रही। स्वतंत्र भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि जाति आधारित गणना केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ही की जाएगी, न कि सभी जातियों के लिए। और इसका मूल उद्देश्य सरकार ने माना कि समाज में जातिवाद को प्रोत्साहन न मिले। हालांकि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना आंशिक रूप से हुआ था। इसे सर्वे के रूप में संकलित किया गया था। इसे गृह मंत्रालय के बजाय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया, जिसमें 46 लाख से अधिक जातियों के नाम दर्ज हुए थे। लेकिन यह डेटा आधिकारिक रूप से कभी प्रकाशित नहीं किया गया। इस डेटा की गुणवत्ता, शुद्धता और वर्गीकरण पर भी गंभीर सवाल उठे। हालांकि इस बीच कुछ राज्यों ने राज्य स्तरीय जातिगत सर्वे करा लिए हैं। उनमें से बिहार ने 2022 में पहली बार पूर्ण जातिगत सर्वे सफलतापूर्वक कराया। कर्नाटक ने 2015 में कस्तूररंगन समिति की रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन सरकार ने कभी सार्वजनिक नहीं की। उसी तरह महाराष्ट्र ने भी आंशिक सर्वे संपन्न किया। इस बीच तेलंगाना भी जातिगत सर्वे संपन्न करा लिया है और तेलंगाना सरकार ने जातिगत सर्वे के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें 3 बार जाति शब्द उल्लेख किया गया है, जबकि भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में एक बार भी जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया। इस कारण से भी विवाद को हवा मिली। यदि केंद्रीय कैबिनेट के जातिगत जनगणना किए जाने के फैसले के बाद भी सार्वजनिक सूचनाओं में सरकार इस तरह से पारदर्शिता नहीं दिखाएगी तो सवाल उठेंगे ही। लेकिन हमें सरकार पर दबाव बनाए रखने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। अपनी पहचान को दर्ज कराने के लिए हर व्यक्ति को एक समान अधिकार होना चाहिए, जिसमें झारखंड और देश के 50 लाख आदिवासियों के लिए सरना कोड भी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। इसका दबाव भी केंद्र सरकार को देने के लिए आदिवासियों को आंदोलन का रुख जरूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।